हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण के बारे में। अपने पहले वीडियो में हमने आपको जीव जगत के वर्गीकरण के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, जिसमें हमने बताया कि वर्गीकरण की शुरुआत जो है अरस्तु ने किया था। उसके बाद जो है लिनियस काल में द्विजगत पद्धति दिया गया था। ठीक है, अब आइए मॉडर्न वर्गीकरण देखते हैं, जो कि 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं, जो 1969 में आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, तो ध्यान से समझें। सन 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, तो 5 जगत वर्गीकरण की जो पद्धति थी वह 1969 में आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले, ठीक है, इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जो जगत हैं, जगतों के नाम वो कौन कौन है? 5 जगत: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ठीक है, तो 1969 में आर.एच. विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था, वो 5 जगत में कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। ठीक है, जिनके मापदंड क्या थे? यह 5 जगत वर्गीकरण किस आधार पर बांटा गया था? क्या मापदंड था इस पद्धति का? तो वह मापदंड था कोशिका संरचना, थायलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध। उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। ठीक है, तो जो विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, उसके मापदंड क्या थे? किस आधार पर उन्होंने बांटा था इन 5 जगत को? तो वह था कोशिका संरचना, थायलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध। उनके वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। ठीक है, तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तालिका 2.1, जहां पर इन 5 जगत वर्गीकरण का एक तुलनात्मक दिया गया है। इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ध्यान से समझें, यह है आपका टेबल 2.1, तालिका 2.1, 5 जीव जगत के लक्षण, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जिसकी जो मापदंड थी, क्राइटेरिया था, वह था आपका कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। ठीक है, यह लक्षण है। इस आधार पे जो है 5 जगत वर्गीकरण हैं। ठीक है, 5 जगत में कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार की अगर बात की जाए तो मोनेरा का जो कोशिका होता है वह प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा का जो कोशिका है वह यूकैरियोटिक, फंजाई का यूकैरियोटिक, प्लांटी का यूकैरियोटिक और एनिमेलिया का यूकैरियोटिक। ठीक है, तो कोशिका के प्रकार आप देख रहे हैं कि केवल मोनेरा का जो है प्रोकैरियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो मोनेरा का है वह सेलुलोज रहित है। ठीक है, मोनेरा में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सेलुलोज रहित होता है, बहुशर्कराओइड होता है, प्लस अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मोनेरा में सेलुलोज कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अमीनो अम्ल पाया जाता है, बहुशर्कराइड अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटिस्टा में अगर देखा जाए तो प्रोटिस्टा में जो है, तो स्टूडेंट्स आपको हमने बताया कि कोशिका भित्ति में
जो मुनरा होते हैं उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति में अमीनो अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बहुशर्कराइड होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होते हैं, फंजाई में सेलुलोज रहित होता है उपस्थित। ठीक है, सेलुलोज नहीं पाया जाता है। प्लांटी में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, और एनिमेलिया में अनुपस्थित होता है। ठीक है, यह कोशिका भित्ति जो है एनिमेलिया में नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, मुनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित, जबकि बाकी जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। काय संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर, मुनरा का बॉडी स्ट्रक्चर कोशिकीय होता है, प्रोटिस्टा का कोशिकीय होता है। ठीक है, फंजाई का बहुकोशिकीय और दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं, प्लांटी का ऊतक और अंग पाए जाते हैं, एनिमेलिया में ऊतक, अंग और अंग तंत्र पाया जाता है। ठीक है, आते हैं पोषण की विधि पे। तो पोषण की विधि देखें, मुनरा में यह स्वपोषी, ठीक है, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तथा परपोषी, मृतपोषी या परजीवी होते हैं। ठीक है, जबकि प्रोटिस्टा जो है वह स्वपोषी के रूप में प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होते हैं। फंजाई जो है वे परपोषी अर्थात मृतजीवी या मृतपोषी या परजीवी के रूप में होते हैं। प्लांटी जो है स्वपोषी हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये, और एनिमेलिया जो है वो परपोषी हैं, प्राणी समभोजी और मृतपोषी इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो यह था पोषण की विधि के बारे में। प्रजनन की विधि में मुनरा में संयुग्मन होता है, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और संयुग्मन होता है, फंजाई में निषेचन, प्लांटी और एनिमेलिया में भी निषेचन होता है। ठीक है, तो प्रजनन की विधि में आप देख रहे हैं कि मुनरा में संयुग्मन है, बाकी प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों होता है, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यह जो था आपका 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था आर.एच. विट्टेकर के द्वारा 1969 में, इसके बारे में हमने कुछ चर्चा किया। आइए आगे देखते हैं। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों या धारणाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, जो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था उनके कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके कुछ धारणाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। देखें, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। ठीक है, इससे पहले के वर्गीकरण जो दिए गए थे, अरस्तु ने दिया था, द्विजगत पद्धति लिनियस ने जो दिया था, इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मास, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पौधों में पादप के रूप में, पादप जगत में एक साथ रखा गया था। ठीक है, इससे पहले का जो वर्गीकरण था लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण, उसमें क्या था, उसमें जो है बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, फांस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। ठीक है, इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थित रहना एक समानता थी। ठीक है, किस आधार पर रखा गया था कि समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित है, इसलिए इन सभी को पौधों में रखा गया था, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। ठीक है ना, तो कोशिका भित्ति के आधार पर इनको पादप में रखा गया था, लेकिन अन्य लक्षण जो थे वो एकदम क्या थे, डिफरेंट थे, अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया। ठीक है, एक कोशिक जीव को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया है। एक कोशिकीय जीव अलग रहेंगे, बहुकोशिकीय जीव अलग रहेंगे, बांटा गया। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास या स्पाइरोगैरा शैवाल इस वर्गीकरण में कौकों जैसे कि परपोषिका,
ठीक है। कवकों जैसे कि परपोषिका, हरित पादपों जैसे कि स्वपोषी के बीच भी विभेद किया गया है। ठीक है। तो इसमें परपोषी और स्वपोषी को भी अंतर किया गया है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति जो है कवक की काइटिन की बनी है, जबकि हरित पादपों की सेलुलोज की बनी है। फिर भी इसका वर्गीकरण में, इस वर्गीकरण में कवकों जैसे कि परपोषिका, हरित पादप, स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया है। कवक और हरित पादप में विभेद नहीं किया गया है, जबकि इनकी कोशिका भित्ति तो अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है, हरित पादप की सेलुलोज की बनी है, फिर भी इनको अलग नहीं किया गया है इस वर्गीकरण में। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को, ठीक है, कवकों को एक अलग जगत में रखा गया है। इन लक्षण को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा एवं एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिवाइड किया गया, मोनेरा में किसको रखा गया? सभी एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीवों को मोनेरा में रखा गया। लेकिन जो सभी एक कोश की, ठीक है, जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। ठीक है। तो जो आपका विटेकर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण है और लिनियस ने जो वर्गीकरण दिया था, लिनियस में जो दुविधा थी विटेकर में उसको दूर किया गया है। ठीक है ना। जैसे 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों की धारणाओं पर आप विचार कर रहे हैं, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले का वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आपने देखा था कि बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, मांस, फर, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित थी, जो एक समानता था, इसी आधार पर रखा गया था। जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से क्या थे? अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोश की जीवों को बहुकोश की जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पायरागोरा शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। यह कंफ्यूजन थे। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए 5 जगत वर्गीकरण में कवकों को एक अलग जगत फंजाई में रखा गया है। ठीक है। कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है, जबकि, ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। ठीक है। तो सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा में रखा गया है और एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्तियुक्त क्लोमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, पैरामीशियम एवं अमीबा के साथ रखा गया है। ठीक है ना। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसके साथ रखा गया है? पैरामीशियम एवं अमीबा के साथ रखा गया है। ठीक है। यह हो गया।
जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास कोरोला और पैरामीशियम अमीबा को एक साथ रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। क्यों? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? जब हम मापदंड बदल दिए हैं तभी ऐसा संभव हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों एवं विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो मापदंड थे उसको परिवर्तित करने के कारण ऐसा हुआ है, और इस प्रकार जो परिवर्तन है भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों एवं विकासी संबंधों के प्रति हमारी समझ के सुधार पर निर्भर होगा। जब हमारी समझ बढ़ जाएगी तो हम फिर मापदंड चेंज करेंगे, बढ़ा सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकरण करेंगे। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, ठीक है, जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि वह जाति वृत्तीय हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। ठीक है। तो समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिक, कायिक और प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति वृत्ति हो और विकासी संबंधों पर भी आधारित हो। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जो वर्गीकरण की पद्धति आ रही है वह केवल 3 चीज पर आधारित नहीं है कि आकारिक, कायिक और प्रजनन पर आधारित हो, वह जाति वृत्तीय भी हो और विकासी संबंधी लक्षण पर भी आधारित हो। ठीक है। इस अध्याय में हम विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग किस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? 5 जगत पद्धति के अंतर्गत, जो 1969 में विटेकर ने दिया गया था। ठीक है। इस अध्याय में हम विटेकर की पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी और एनिमिलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा हम अगले 2 अध्यायों में करेंगे। ठीक है ना। तो इस अध्याय में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पादप और प्राणी जगत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मोनेरा जगत के बारे में चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।